आज के इस वीडियो में हम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप वो चीज़ आप यहाँ पे देख के आए होंगे। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और वो एग्जांपल हम ले लेते हैं। और अगर एग्जांपल के लिए हम कंसिडर इक्वेशन अगर हम ले ले यहाँ पे, अगर अगर सपोज कि ये हमारे पास a11 x1 ले ले प्लस a12 x2 ले ले। उसके बाद अगर हम a13 x3 इसी तरीके से ये मान लो कि b1 का वैल्यू हो गया, राइट। अगर उसी तरीके से यहाँ पे अभी इसको सपोज इसको हम नहीं लेते हैं, केवल हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अगर इसी को यहाँ पे हम a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 ले लेते हैं। और फिर उसी तरीके से a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये इक्वल किसके, अगर हम यहाँ पे सपोज b1 b2 और b3 की इक्वल ले ले, मतलब यूं अगर सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू हमारे पास है a11 a12 a13 A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहे, जो भी यहाँ पे x1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये चीज आप जानते हो कि यहाँ पे x1 x2 x3 होगा। एंड b की अगर हम बात करें तो b का वैल्यू हमारे पास होगा b1 b2 b3। अगर हमारे पास ये वैल्यू होगा तभी हम जाके ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो ऐसा होने के लिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रहा था, एक्स का वैल्यू दे रहा था और बी का वैल्यू दे रहा था, और इससे हम इसको ला रहे थे, मतलब इन तीनों की मदद से हम इसको बना रहे थे। लेकिन अब इसमें मैं क्या आपको बताया कि ये आपको बताया यहाँ पे दिया गया है, इससे हमें ये चीज देखने को मिलता है। ये हमें ऐसे करना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज अगर ऐसा है, अगर कोई ऐसा आपको बता दे तो क्या आप पहचान लोगे कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है और फिर बी का वैल्यू कितना है, राइट। तो इसमें अगर हम देखा जाए, दस एबव इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, कैन बी पुट इन अ सिंगल मैट्रिक्स। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। जो हमारे पास यहाँ पे तीन तो इक्वेशन अगर बनता है, अगर सपोज फर्स्ट ये सेकंड हो गया और ये थर्ड इक्वेशन हो गया, इन तीनों को हम एक ही बार क्यों ना ax इज इक्वल टू बी कर दे। क्योंकि ये तो बेसिकली इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ है और उसके बी के इक्वल है, मतलब हम इसको भी तो बोल सकते हैं ना ax इज इक्वल टू बी, राइट। यहाँ ए जो है, यहाँ पे जो ए है, ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमारा एक होता है। तो जो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे अगर हम ए की बात करें स्पेशली, तो ए को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, जो हमारे पास ये x1 x2 x3 आया है, एनी सेट ऑफ वैल्यू, right, which simultaneous satisfy all these equation is called the solution of system of equation first। अगर ये हमारे पास ऐसा आता है तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये solution of system of equation first है। the system of equation has one or more solution। इसका एक भी solution हो सकता है, एक से ज्यादा भी solution हो सकता है, और इसका solution नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बात कहा गया है। अगर यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन, राइट, यहाँ पे एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, देन द इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अगर ये यहाँ पे ये सेटिस्फाई, जितना भी अभी मैं आपको बताया, अगर ये सारा पॉसिबल हो तो इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। और अगर ये सारा सतर नहीं हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में। अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये जो हम इस तरीके से लिखे हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए और यहाँ बी को अलग कर दो। जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो ए का वैल्यू क्या था हमारे पास, a11 a12 a13 एंड a21 a22 a23, और यहाँ पे a31 a32 a33, और यहाँ पे हम इसको b को एक ही में लिख दे, अलग अलग ना लिखने की जगह पे हम b1 b2 b3 एक ही जगह पे लिख सकते हैं।
तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली ये हमें यहाँ पे इसी तरीके से पढ़ना था, और ये इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो है, ये भी मैंने आपको जो इसको बताया है, इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसी के बेसिस पे हम सारा चीज ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वी राइट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए डैश बी। और जब इसको इस तरीके से बोल सकते हैं तो इसको हम रिड्यूस इट टू अ इक्विलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग ईरो। ईरो करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्विलॉन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम ये सब जितना भी मैं आपको बताया अभी, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमारे पास दो केसेस बन के आते हैं। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें तो केस फर्स्ट में जो हमारे पास रैंक आएगा ए का, वो छोटा होगा रैंक ए डैश बी की, राइट, ए डॉट बी के। तो ये केस फर्स्ट बता रहा है कि अगर यहाँ पे ये सब सेटिस्फाई हुआ, जितना भी ऊपर मैंने आपको बताया, अगर ये सब यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो जो रैंक ए है वो लेस देन होगा रैंक ए डॉट बी का। और अगर ऐसा हुआ, बाई चांस अगर ऐसा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, और इसका हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन आएगा, राइट, इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब ये तो बात हुई केस ए की, कि अगर रैंक ए छोटा हुआ रैंक ए डॉट बी की। अगर यहीं पे जस्ट ऑपोजिट हुआ, मतलब अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या हो गया कि अगर रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी, जब इस तरीके से रहे तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और जब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगा तो दे हैव सॉल्यूशन, मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, तो क्वेश्चन को आपको सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई करना है कि वो केस वन को सेटिस्फाई करता है या फिर केस टू को सेटिस्फाई करता है। अगर वो केस वन को सेटिस्फाई करता है तो वहीं पे हम उसको छोड़ देंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करता, अगर ये केस टू को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब केस टू में भी दो चीज है, कि या तो इफ आर इज इक्वल टू एन, और सेकेंड हो सकता है कि इफ आर लेस देन एन। क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आर मतलब है यहाँ पे हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स से है, और यहाँ पे एन जो टोटल ऑर्डर होता है वो यहाँ पे एन से है, तो ऑर्डर को एन लिखेंगे, और जो रैंक है उसको हम आर से करते हैं। तो अगर रैंक जो निकला है हमारे मैट्रिक्स का रैंक है, वो अगर ऑर्डर के इक्वल होता है तो यहाँ दे विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये होता है इस तरीके से कि अगर r इज इक्वल टू एन, देन दे विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अगर बाय द वे अगर r लेस देन एन, देन दे विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे कंडीशन ही कंडीशन है। अगर हम बात करें, अगर हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो ये बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगता है इस ये क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें कंडीशन पे कंडीशन अप्लाई होता है। सबसे पहला कंडीशन तो अगर हम केस वन देखें तो आर ए अगर लेस देन है तो यहाँ तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सेकंड को सेकंड अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो यहाँ पे इक्वल रहेगा तो सॉल्यूशन तो होगा, बट इसमें भी दो चीज है। अगर आर इक्वल रहे एन के तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अगर आर लेस देन एन के रहे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारा डाउट हो रहा होगा कि कैसे ये यहाँ पे हुआ, तो इसका डाउट क्लियर हो जाएगा मात्र 5 से 5 मिनट में, जब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे अभी डाउट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अभी चलिए एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये चीज आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन अगर हम सपोज ले लेते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं और उसके थ्रू फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो दैट द फॉलोइंग
अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 सेकेंड, मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे पास अब इक्वेशन देगा, अब हमें मैट्रिक्स खुद से निकालना पड़ेगा। आर कंसिस्टेंट सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हमें सॉल्व करना है। अब हमें मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा, अब हमें केवल इक्वेशन यहाँ पे दिया रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 एंड 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू माइनस 6। फिर हो जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 18। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हमें सॉल्व दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हमें ये चीज सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसके थ्रू आपका जो भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एक मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, -1 एंड 1, इसमें से देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 -1 एंड 2, और ये 3 1 1। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, ए तो अभी हमारे पास निकल गया, लेकिन अगर हम इसको ए बी निकालना चाहें तो ये किस तरीके से निकलेगा, ये सीधे से लिख दो, 1 -1 1 एंड 3 -1 2 एंड 3 1 1। और यहाँ पे b का वैल्यू लिख दो, b1 हमारे पास 2 है, b2 की बात करें तो 6 है, एंड b3 की बात करें तो ये -18 है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर नाउ अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले ए का तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 एंड -1 -2 और +1, ये हमारे पास हो जाएगा 3 -6 एंड +1, ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 3। मतलब वैल्यू अगर हम मोड ए की वैल्यू देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 +9, सॉरी 6। तो ये वैल्यू जीरो हो गया, मतलब कि मोड ए का वैल्यू हमारे पास जीरो हो गया, इन द सेंस कि अब हम जो यहाँ पे करेंगे वो हमारे पास, अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक 3 आना तो अब यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो जब रैंक 3 नहीं आ सकता तो उससे कम कितना पे हम बात करेंगे, तो रैंक 2 पे बात करेंगे। और जब रैंक 2 पे बात करेंगे तो चलिए एक कोई भी हम ले लेते हैं, अगर सपोज हम इसी को ले लेते हैं, 1 -1 एंड 3 -1, इसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता है, मतलब हमारा रैंक क्या है, 2 आएगा। तो एक चीज तो यहाँ पे पता चल गया कि आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है, मतलब रो ए का वैल्यू हमारे पास 2 आया है, मतलब रैंक का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है। अब हमारा मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, अगर हम इसको रिड्यूस ए बी टू इकेलॉन फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 -1 1 एंड 3 -1 2 3 1 1, और ये बी का वैल्यू हो जाएगा 2 -6 एंड -18। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेशन, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो पहला ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, अप्लाइंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे जीरो लाना है इन सबको, मैंने ऑलरेडी, आप अगर पिछले 5-6 वीडियो से देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो ये पता है कि हमें सबसे पहले इसको जीरो करना होता है, फिर इसको करना होता है, फिर इन दोनों को करके फिर हम यहाँ पे जाते हैं। तो जब इसको यहाँ पे जीरो करना है तो हम यहाँ पे ऐसा क्यों ना एक लगा सकते हैं, यहाँ पे जो हम पहला ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 टेंस टू R2 माइनस अगर 3R1 कर दिए, एंड R3 के जगह पे भी हम वही ऑपरेशन लगा दे, R3 माइनस 3R1, तो ये हमारे पास वैल्यू इस दोनों जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो हमारे पास हो जाएगा 1 -1 1, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 -1, यहाँ पे -12 हो जाएगा, एंड ये भी जीरो हो जाएगा, 4 -2 -24। अब यहाँ से फिर से अगर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 - 2R2, जब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा ए बी
ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 1, ये तो सेम रहेगा। फिर ये भी सेम रहेगा, 0 2 - 1 12 फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो। मतलब सारा चीज यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर से अगर हम एक चीज अप्लाई करें, क्योंकि हमें इसको अब यहाँ पे करना है, इसको 1 लाना है, ये वाले 2 के जगह पे हमें 1 लाना है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दे, अप्लाइंग R2 टेंस टू, अगर R2/2 कर दे, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, ये इक्वल हो जाएगा 1 - 1 1 2 0 1 -6 एंड 0 0 0, ये जीरो, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इसका रो निकालना चाहें, तो ये कितने रैंक का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2 रैंक का मैट्रिक्स है। मतलब रो ए बी अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, तो ये हो जाएगा 2। जब यहाँ पे रैंक हमारा 2 आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये है, अगर इसका रैंक बात करें, अगर हम रैंक ए की बात करें एंड हम बात करें रैंक ए बी की, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है, तो पहला केस में आपको क्या बताया था कि जब ये छोटा होगा तो ये तो काम ही नहीं आएगा, मतलब ये हमारे पास आया ही नहीं। तो जब ये नहीं आया, तो अब हमारे पास दूसरा केस हो जाता है, और दूसरा केस क्या है हमारे पास, केस 2 की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रैंक ए और रैंक ए बी दोनों इक्वल अगर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो यही मेन बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जब इक्वल है, मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि इसके बाद देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर ये इक्वल नहीं होता, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कर देते और फिर आगे सॉल्व ही नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पे कंसिस्टेंट है, इसलिए हम आगे सॉल्व करने का करेंगे। तो ये अगर देखा जाए, तो ये हमारे पास क्या है, 1 - 1 1, ठीक है। ये हमारे पास ए का वैल्यू, अगर ए के वैल्यू को हम अलग कर दें और बी के वैल्यू को अगर हम अलग कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 - ½ एंड 0 0 0। ये हमारे पास ए का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ x1 x2 x3 और बी के वैल्यू को भी हम यहाँ पे अलग कर देंगे, राइट। तो जब हम यहाँ पे ए और बी के वैल्यू को इसमें से, ये अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों एक ही में है, ये ए का वैल्यू है और इधर वाला बी का वैल्यू है। लेकिन जब हम इसको अलग अलग कर देंगे, ये ए के वैल्यू को अलग कर देंगे, बी के वैल्यू को अलग कर देंगे, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा हमारे पास दो, सपोज यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया, x1 - x2 + x3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 0 नहीं 2 है, यहाँ पे 2 है। एंड इसमें अगर हम बात करें, तो x2 - x2/2 इज इक्वल टू -6 है। अब यहाँ से अगर हम x2 का वैल्यू निकालना चाहें, तो ये देख सकते हो -6 प्लस ए सॉरी x3 होगा, x3/2 हो गया। x2 का वैल्यू तो ये आया। अब यहाँ से अगर हम x1 का वैल्यू निकालना चाहें, तो देन हम क्या कर सकते हैं, देन x1 इज इक्वल टू 2 प्लस x2 - x3। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं, तो 2 प्लस x3/2 -6 एंड -x3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 -6 प्लस x3/2 -x3, और वैल्यू x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x3/2 -4। ये हमारे पास x1 का वैल्यू आ गया। x2 का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, तो ये हो जाएगा x3/2 -6। तो यहाँ से तीनों का वैल्यू तो हमारे पास आ गया ना, x1 x2 x3। तो इस तरीके से thus x1 x2 are expressed in term of x3 which has arbitrary values, the system has infinite number of solution। यहाँ से हम किसी एक का भी नहीं निकाल सकते। ये जो कंडीशन सेकंड था, इसी में दो कंडीशन था कि अगर r इज इक्वल टू एन आए, तो इसका यूनिक कंडीशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बट अगर r का वैल्यू n से छोटा हो जाए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और यहीं पे हमारे पास यहाँ पे देख निकल जाता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो रैंक आया था, रैंक जो आया था, ये देख सकते हो कि रैंक इसका 2 है। तो यहाँ पे आर का और एन का तो वैल्यू अलग अलग है ना, ये वाला कंडीशन होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से जो भी आप वैल्यू रखोगे, सपोज आप x1 का वैल्यू कुछ और रखोगे, तो x2 x3 कुछ और आएगा। अगर आप x2 का वैल्यू कुछ और रखोगे, तो अदर वैल्यू आएगा। मतलब इसके इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन जो केस 1 केस 2 था, केस 2 में भी दो कंडीशन था। तो ये कंडीशन अगर आपको पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर कंडीशन ही आपको नहीं पता है, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकते।
गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बहुत ही इजी वे में इसको समझने की कोशिश की है। थोड़ा सा तो लेंदी है स्टेप, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत ही इजी होता है, बट आपको यहाँ पे स्टेप याद रखना होता है। अगर आपको स्टेप याद है तो ये बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ताकि अगर किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप एक चीज रख लेना कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी। ठीक है। हैव फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालना है, अगर पहला यूनिक सॉल्यूशन हो, सेकंड बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन हो, तब लेमडा का वैल्यू और पाई का म्यू का वैल्यू क्या होगा। अगर तीसरा कंडीशन बोल रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तीन कंडीशन हमारे पास दिया गया है और तीनों के लिए हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हियर अगर हम बात करें तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देख सकते हो 1 1 1, तो ये 1 1 1 हो गया, 1 2 3 और फिर 1 2 लेमडा। यहाँ पे अगर हम बी की बात करें तो बी का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 6 10 एंड म्यू, राइट। और अगर हम ए बी की बात निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 1, 1 2 3, 1 2 लेमडा, और ये 6 10 एंड म्यू, ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हम इसका रैंक निकाल लेते हैं। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले एक हम ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हो, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरे में अगर इसके साथ साथ R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर लेते हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 1 1 एंड 0 1 2 0 0 लेमडा माइनस 3, और यहाँ पे वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 6 4 म्यू माइनस 10। अब यहाँ पे पहला केस क्या बोल रहा है, पहला केस मतलब पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन, जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाता है, अगर ये चीज आप यहाँ पे देखना चाहो, राइट। अगर पहला कंडीशन यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, चलिए केस वन हम ले लेते, या फिर नेक्स्ट यहाँ चलो ले लेते हैं। अगर हम यहाँ केस वन की बात करें तो केस वन में हमारे पास क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जब यूनिक सॉल्यूशन हो, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम केस वन की बात करें तो लेमडा का वैल्यू 3 तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लेमडा का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो इसका रैंक अलग हो जाएगा, और मतलब रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी हो जाएगा। मतलब यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कौन कंडीशन, तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करवाना है, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन में हम ये चीज पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये 3 नहीं हो सकता। तो जब ये 3 नहीं हो सकता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब ये 3 नहीं हो सकता तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज आप देख सकते हो कि जो रैंक ए है, और उसके बाद अगर हम रैंक ए बी की बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3।
ठीक है, आर इज इक्वल टू एन हो गया। तो ये पहला केस हो गया। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में आप देख सकते हो, अगर सेकेंड केस की यहाँ पे बात कर किया जाए तो 1 सेकेंड, हम सेकेंड केस की ओर देख लेते हैं। चलिए, केस सेकेंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड में क्या बोला है कि केस सेकंड में हमारे पास था, केस सेकंड बोला था कि नो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो जब वेन लेमडा इज इक्वल टू 3 होगा एंड म्यू इज इक्वल टू भी 3 होगा, देन रैंक ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रैंक ए बी का जो वैल्यू है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ जो वेरिएबल है, दस इक्वेशन आर कॉन्स्टेंट एंड हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ सॉरी, ये हमारे पास इसका वैल्यू 2 हो जाएगा अगर लेमडा इज इक्वल टू 3 हो और म्यू का वैल्यू 10 ना हो, क्योंकि अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन था वहां पे म्यू माइनस 10 दिया गया था। तो जब म्यू माइनस 10 था मतलब हम यहाँ पे इसका वैल्यू 10 नहीं रख सकते। जब इसका वैल्यू हम 10 नहीं रख सकते मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो रैंक ए है वो छोटा है रैंक ए बी से। तो यहाँ पे तो नो सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि हमारा ये केस फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, केस फर्स्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जब ये केस फर्स्ट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे तो नो सॉल्यूशन होगा, हम यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो जब हम सेकेंड केस की बात करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अब हम अगर केस थर्ड में जाते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 3 भी रख सकते हैं और म्यू इज इक्वल टू भी हम 3 रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, क्योंकि रैंक ए जो है वो 2 आएगा और यहाँ पे अगर हम बात करें रैंक ए बी की तो ये होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये भी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा। मतलब यहाँ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू कम है, यहाँ आर का वैल्यू ज्यादा है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में कंप्लीट होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसके बाद ये हम होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इजी है। बस थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक दो बार तो ये चीज आपको भी समझ में आने लगेगा। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से आज हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर 2 टॉपिक और बचा है, फिर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।